नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप। स्वागत है आपका हमारे खास शो अपनी बात में। जनवरी 2020 में नेटफ्लिक्स पर एक सीरीज आई थी, नाम था जामताड़ा। कहानी झारखंड के गांव जामताड़ा से जुड़ी थी। इस गांव के युवा लड़के हर तरह के साइबर अपराधों को अंजाम दे रहे थे, यानी आपके अकाउंट से पैसा कैसे उड़ाया जाए, इसी टारगेट के इर्द गिर्द इनके दिन और रात गुजरते थे। फोन पर फर्जी मैसेज भेजकर आपसे ओटीपी ले लेना, वीडियो कॉल्स करके अश्लील वीडियो बना लेना, फिर ब्लैकमेल कर पैसा ऐंठना, कंप्यूटर में वायरस ठीक करने के नाम पर अकाउंट ही खाली कर देना। ये जामताड़ा की कुछ विशेषताएं हैं। फिल्म आने के बाद लगा अब जामताड़ा का खेल खत्म, लेकिन आज भी जामताड़ा का खेल चल रहा है। और अब आप हमारे प्रोग्राम में जानेंगे कि किस तरह साइबर ठगी का ये काला खेल राजस्थान के कई जिलों में भी अपना केंद्र बना चुका है। डीग, अलवर, करौली, मेवात और भी कई जिले अब धीरे धीरे नहीं बल्कि बहुत तेजी से ऑनलाइन ठगी के इस खेल का केंद्र बनते जा रहे हैं। हर रोज नए नए मामले सामने आ रहे हैं, हर दिन लोग ठगी का शिकार हो रहे हैं। अब साइबर पुलिस कई थानों के साथ मिलकर महाअभियान चला रही है। आज अपनी बात में चर्चा करेंगे मौजूदा वक्त में पनप रहे ऐसे अपराध पर जिससे आप हर रोज संघर्ष कर रहे हैं। ज्यादातर बार आप इससे जीत जाते हैं, लेकिन कोई एक दिन ये अपनी चाल में कामयाब हो जाता है और जबरदस्ती धकेले गए इस खेल में आप बहुत कुछ हार बैठते हैं। उसके बाद ना पुलिस, ना सिस्टम, ना कोई नियम कायदा। आप अकेले खड़े सोचते हैं कि काश मैंने ऐसा ना किया होता। आज अपनी बात में अपने कुछ खास मेहमानों के साथ हम लोग चर्चा करेंगे किस तरह समाज के अंदर बड़े स्तर पर साइबर फ्रॉड, ऑनलाइन क्राइम का ये खेल लगातार बढ़ता जा रहा है और हजारों की संख्या में लोग इसका शिकार हो रहे हैं, जिससे कि उनकी मेहनत की कमाई सेकंडों में छूमंतर हो जा रही है और वो अपने आप को सिस्टम, कानून और तमाम नियम कायदों के होने के बावजूद बेसहारा, अकेला महसूस करते हैं। इसी के लिए फाइट बैक करेंगे आज अपनी बात में, आपकी बात उठाएंगे। डीग में ऑपरेशन एंटीवायरस के तहत साइबर ठगी करने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारियां अन्य अन्य जिलों में भी हुई हैं। तमाम जगह गिरफ्तारियां हो रही हैं। तमाम जगह प्रशासन साइबर टीम के साथ मिलकर मुस्तैदी के साथ काम करने का दावा कर रहा है। आंकड़े भी दिखाते हैं कि प्रशासन का काम कहीं ना कहीं सफल हो रहा है, लेकिन फिर दूसरे आंकड़े हैं जो बताते हैं कि हर रोज कई सौ लोग इनके इस चालाकी भरे खेल का शिकार हो रहे हैं। विभिन्न प्रकार के माध्यम से जो ठगी करने वाले हैं, सामने वाले व्यक्ति को लालच देने का प्रयास करते हैं, कई बार भय भी कारित करते हैं। इन सभी चीजों से बचना चाहिए और जो अपने गोपनीय दस्तावेज है या फिर कोई अनजान व्यक्ति द्वारा लिंक दिया गया हो उस पर क्लिक नहीं करें। और अगर इस तरीके की ठगी या कोई मामला हो जाता है तुरंत पुलिस को सूचित करें और जो हेल्पलाइन नंबर है 1930 उस पर भी लोग यूज करें और ज्यादा से ज्यादा ये बचने का प्रयास करें और कोई घटना हो जाती है तो उसकी रिपोर्टिंग करें। हमारे साथ फिलहाल 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। अनिल दुग्गल साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ पवन दुग्गल साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं और अनिल कुमार गोथवाल साहब भी हमारे साथ जुड़ेंगे। पवन दुग्गल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप साइबर लॉ एक्सपर्ट हैं और साथ ही पूर्व आरपीएस अधिकारी अनिल कुमार गोथवाल साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। अनिल सर से शुरुआत करूंगा इस चर्चा की। अनिल सर, आपने तमाम संगठित अपराधों पर मुहिम भी चलाई होगी, उन तमाम मूवमेंट्स का आप हिस्सा रहे होंगे जो प्रशासन की ओर से चलाई गई, लेकिन ये जो अपराध हो रहे हैं सर, ये कुछ अलग है। ये बदलते दौर के वो अपराध हैं जिनसे पार पाना पुलिस और प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ा संघर्ष बनता जा रहा है। ऑनलाइन ठगी, साइबर क्राइम की ये जो अपराध हैं, मौजूदा समय में पुलिस जिस तरीके से इनको डील कर रही है वो पर्याप्त नहीं साबित हो पा रहा है। सर, आपका क्या टेक है इस तरह के साइबर फ्रॉड की स्थिति पर? देखिए, साइबर क्राइम जहां तक जो ही मोबाइल और नई टेक्नोलॉजी डे टू डे हर 6 महीने में बदल रही है और एडवांस हो रही है, इसको देखते हुए जो व्यक्ति इसके अंदर थोड़ा बहुत भी समझने की कोशिश करता है, चाहे वो पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है या किसी भी प्रकार का, लालच में आ जाता है। उनके पास ऐसा लिंक भेजा जाता है, ऐसा कॉल आता है, उसके आधार के उसको कुछ प्रलोभन दिया जाता है कि आपके ये इनाम खुला है, आप इस लिंक पे करिए। आप देखिए, ये तो है ऑनलाइन के साथ साथ हमारे पास चैलेंजेस ये है कि कहीं एटीएम उसके ऊपर जाते हैं, बूथ के ऊपर, वहां पहले से 2 खड़े रहते हैं, कुछ उसके अंदर उसको टेक्निकली कुछ कर देते हैं और उसका
वहां पर भी ऐसे कैमरे लगा के और वो अपराधी उसको, मेरा ऐसा मानना है कि जो राजस्थान के अंदर डीग और मेवात क्षेत्र है, ये एक लिमिटेड क्षेत्र है जहां पर कि आप देखेंगे 8वीं पास या 10वीं पास जो है वो इस क्राइम के अंदर, साइबर क्राइम के अंदर इन्वॉल्व है। और वहां पर इस तरह के हैं कि 10-10 एटीएम, हर बैंक के 10-10 एटीएम खुले। गांव छोटा सा है, ये हमें देखना चाहिए हमारी पुलिस को, और इस प्रकार प्रिवेंटिव एक्शन लेना चाहिए कि भाई यहाँ इस प्रकार की वारदातों के लिए एक कुछ ना कुछ नेटवर्क चल रहा है, जहां पर कि कम पढ़े लिखे और जो बेरोजगार है वो भी इसमें लिप्त होते जा रहे हैं। टाइम टू टाइम एक इंडिया के अंदर जामताड़ा नाम का बिहार के अंदर गांव हुआ करता था, उसके अंदर ये है, उसी की नकल के अंदर, चूंकि ये मेवात का क्षेत्र है, हरियाणा, दिल्ली, यूपी तीनों से मिला हुआ है। अपराधी इधर से अपराध करने के लिए वहां जाते हैं, पुलिस रेड करती है और भाग के दूसरे स्टेट के अंदर चले जाते हैं। तो एक ये एडवांटेज उनको मिलता है फिर भी कार्रवाई करने के लिए। मेरा तो ऐसा मानना है कि ऑनलाइन फ्रॉड के लिए यदि आदमी स्वयं सतर्क है और वो इस प्रकार के लिंक या कोई कॉल के ऊपर ध्यान नहीं दे, और मैं एक और ये मानता हूं कि जहां बैंक इन्वॉल्व है, जहां मेरा खाता अकाउंट्स के अंदर है, ये क्यों नहीं बैंक की जिम्मेदारी या बैंक वाला इसके अंदर बैंक को जिम्मेदारी ठहराई जा सके, वो कुछ भी नहीं करता है। सिर्फ इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के ऊपर एक ये मामला आके अटक जाता है कि आप इसमें करें। भाई कुछ दिशा निर्देश बैंक है, आरबीआई की जो गाइडलाइन है उसके तहत बैंक अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। बिल्कुल, हमारा कानून जो आईटी एक्ट बड़ा प्रश्न आप खड़ा कर रहे हैं सर कि बैंक की जो भूमिका है, और क्योंकि बैंक के ऊपर ही भरोसा सबसे बड़ी चीज है जिसके आधार पर तमाम जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हैं वो सब हो रही हैं, वो भरोसा जो है उस पर बैंक कितना खरा उतर पा रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा विषय है। और क्या बैंक भी उतनी जिम्मेदारी से इस पूरे नेटवर्क को क्रैश करने के लिए काम कर रहा है, क्योंकि वो अगर करेगा तो प्रशासन को भी बड़ी सहायता उससे मिलेगी। लेकिन पवन साहब, तमाम प्रयास जो है वो पुलिस की तरफ से किए गए, साइबर टीमें लगातार प्रयास कर रही हैं और आप तो खुद इस तरह के ही मामलों में डील करते हैं। क्या वजह है कि इतने सारे मामलों के खुलासे के बावजूद भी उसका तोड़ नहीं निकाल पा रही है साइबर टीम? देखिए, तोड़ इसलिए नहीं निकाल पा रही क्योंकि साइबर क्रिमिनल्स आज बहुत ज्यादा शातिर हो गए हैं, साथ ही साथ टेक्नोलॉजी को बेखूबी इस्तेमाल कर रहे हैं, और तीसरी महत्वपूर्ण बात, पुलिस से लगभग 10 कदम आगे चल रहे हैं। तो जब आप 10 कदम आगे चलेंगे तो लाजमी सी बात है पुलिस आपको पकड़ नहीं पाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये जितने भी साइबर क्राइम क्रिमिनल्स हैं वो अपने इलेक्ट्रॉनिक पद चिन्हों को मिटाते चलते जाते हैं, ताकि अगर पुलिस उन तक पहुंचे भी तब भी उन चिन्हों को, उन एविडेंस को अदालत में प्रस्तुत ना कर पाए और सजाएं ना हो पाए। यही कारणवश है कि भारत की जो साइबर क्राइम कन्विक्शन रेशो है वो 1% से कम की रेशो बन गई है। तो इस संदर्भ में मुझे लगता है कि ज्यादा आपको जागरूकता दिलानी पड़ेगी। पवन सर, इज इट पुलिस जो इतना सक्षम तौर पे नहीं पकड़ पा रही है और 10 कदम पीछे चल रही है अपराधियों से, तो इज इट बिकॉज की रिसोर्सेज का अभाव है? क्या टेक्नोलॉजी, बहुत बारीक टेक्नोलॉजी अपराधी यूज कर रहे हैं, साइबर टीम के पास उस तरह की टेक्नोलॉजीज नहीं है, मैन पावर नहीं है? क्या वजह आप समझते हैं कि ये सब चीजें डील नहीं हो पा रही हैं? सबसे महत्वपूर्ण बात कि आज मानसिकता नहीं है, वो प्रायोरिटी देने की अभी फिलहाल डायरेक्शन नजर नहीं आती। आज किसी पुलिस साइबर अपराधों से निपटने के प्रति आप कह रहे हैं? जी, उनको लगता है कि साइबर अपराध जो है माइनर से हैं, हमें और महत्वपूर्ण अपराधों पर फोकस करना है, जैसे रेप, किडनैपिंग, मर्डर। राइट। तो इसी संदर्भ में उसको प्रायोरिटी नहीं दी जाती। दूसरी बात, जितनी जागरूकता फैलानी चाहिए पुलिस अधिकारियों में, जितनी ट्रेनिंग करनी चाहिए, वो ट्रेनिंग अभी नहीं होती। तो क्योंकि जब ट्रेनिंग नहीं होती तो पुलिस अधिकारी अक्सर जाने अनजाने में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को सही तरीके से उठाते नहीं हैं, उसको सेव नहीं करते, उसे प्रस्तुत अदालत में नहीं करते, तो सजाएं भी नहीं होती। तो जब तक आप ज्यादा जागरूकता ना फैलाएंगे, ज्यादा ट्रेनिंग नहीं देंगे, कानून को ज्यादा सशक्त नहीं करेंगे, तब तक ये जो सिलसिला बरकरार चलता रहेगा।
हाँ और पवन आपको सर, रिकॉर्ड्स बहुत समझ नहीं आते। अनिल सर, पवन जी कह रहे हैं कि पुलिस जो है, प्रशासन जो है, उतनी प्रायोरिटी से इसको देख नहीं रहा है। लेकिन ना अब तो साइबर थाने बन गए हैं कई जिलों में, अब तो साइबर टीम अलग से काम कर रही है। क्या उसके बावजूद भी अब उतनी प्रायोरिटी नहीं दे पा रहे हैं लोग? क्योंकि अब तो जो मेन फोकस है फिर साइबर टीम का, वो तो स्पेसिफिकली साइबर फ्रॉड के ऊपर ही होना चाहिए, ऑनलाइन फ्रॉड्स के ऊपर ही होता ही है। तो उसके बावजूद भी क्यों नहीं पुलिस प्रशासन इन तमाम जो सॉल्यूशंस हैं उनको इम्प्लीमेंट करने में क्यों सर असफल साबित हो रहा है? नहीं, दुग्गल साहब की बात के ऊपर मैं भी इत्तेफाक रखता हूं कि हमारा जो भर्ती सिस्टम है, अब आप कांस्टेबल भर्ती कर रहे हो हायर सेकेंडरी पास, वो इस जो टेक्नोलॉजी नई आ रही है वो उससे मैच ही नहीं कर पाएगा। आप भलाई ट्रेनिंग दे दो उसको, लेकिन चूंकि जो एक्सपर्ट हैं, साइबर एक्सपर्ट हैं, जो इस बात के लिए ट्रेनिंग क्या वो तो जीवन भर उन्होंने इसी फ्रॉड को या इसी उसको देखा है, हाँ। उनकी भर्ती क्यों नहीं करती है पुलिस? हाँ। उनको इंजीनियर्स को भर्ती करे उनको। हाँ, दूसरा एक ये मेरा है, उनको भर्ती करेंगे तो सीधा एक वो उस टेक्नोलॉजी से, एडवांस टेक्नोलॉजी से लोगों को फायदा पहुंचाएगा। अब हाँ। मेरे कांस्टेबल जो हायर सेकेंडरी पास है उसी को भर्ती और उसी को आप ऑपरेटर बना दोगे तो उसको तो सीखने में समय लगेगा, 2 साल उसको ट्रेनिंग होती है। अब हाँ। उसके बाद जब वो आएगा थानों पे, हाँ ये बात सही है कि हमने कुछ टेक्नोक्रेट्स की कुछ ट्रेनिंग ली, सिखाने की कोशिश कर रहे हैं ट्रेनिंग सेंटर्स में, लेकिन वो पूर्ति नहीं कर पा रही है। डिमांड और सप्लाई केसेस ज्यादा हो रहे हैं और हमारे एक लिमिटेड सोर्सेज है। दूसरा मेरा ये मानना है, इन लिमिटेड सॉफ्टवेयर्स के साथ भी हालांकि अनिल सर कोशिश हो रही है लगातार, और उसी क्रम में मैं पवन जी से भी ये समझना चाहूंगा कि पवन सर, अभी हाल फिलहाल में अगर देखें, लाइक लास्ट 7-8 साल से, जब से इंटरनेट भी बहुत फ्रीक्वेंटली सभी के पास उपलब्ध हो गया है और ठीक ठाक जीबी डेटा लोग यूज करने लगे हैं, तो बीते 6-7 साल में पुलिस की वर्किंग में, साइबर टीम्स की वर्किंग में आपने कुछ बड़े बदलाव देखे हैं क्या? देखिए, बदलाव सिर्फ ये आया है क्योंकि अपराधियों के जो पूरे तौर तरीके हैं उसमें बहुत बदलाव हो गया, इसलिए। देखिए, बदलाव जितना आना चाहिए उतना नहीं आया है, क्योंकि ठीक है कुछ पुलिस अधिकारी हैं जो अच्छा काम करते हैं, लेकिन जब आप पुलिस फोर्स की बात करते हैं, हाँ, तो फोर्स साइबर क्राइम से निपटने के लिए फिलहाल पूरी तरीके से तैयार नहीं है। और दूसरी बात, अब तो कोविड-19 के बाद हम लोगों ने एक नए युग में कदम रख दिया है। ये एक नया युग है जहां पर साइबर क्राइम का जो गोल्डन एज है वो प्रारंभ हो चुका है। आज साइबर क्रिमिनल्स नए नए प्रकार के मेथड्स इजाद कर रहे हैं ताकि वो ये नए साइबर क्राइम्स करके लोगों की पैसों को अपने जेब में डाल दें, लोगों के बैंक के खाते खाली कर दें। तो हमें लगता है हमारे सिस्टम में भी काम कारगर नहीं है। हमारे अधिकांश तौर पे जो क्राइम्स आईटी एक्ट में है वो जमानती अपराध है और पूरे साइबर क्राइम्स कवर्ड भी नहीं है। और जो 3 मुख्य प्रॉब्लम्स भारत आज फेस कर रहा है उनमें ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड, आइडेंटिटी थेफ्ट और फिशिंग, ये 3 तरह की महत्वपूर्ण फ्रॉड्स हैं। क्या क्या कही सर आपने? एक बार प्लीज रिपीट कीजिएगा, तीनों इंपॉर्टेंट चीजें आप जरा एक बार रिपीट कर दें। एक तो है ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड, जहां पर आप विभिन्न प्रकार के तरीकों से लोगों का पैसा उड़ाते हैं। दूसरा है आइडेंटिटी थेफ्ट, कि आप किसी और की आइडेंटिटी को चुरा के उसके नाम की अकाउंट बनाएंगे, ईमेल बनाएंगे और लोगों को झांसे में डालेंगे। और तीसरी महत्वपूर्ण बात है फिशिंग, कि आपको ऐसा संदेश दिया जाएगा जहां से आप एकदम पैनिक कर जाएंगे। जैसे आपको कहा जाएगा आपकी बिजली रात को 12 बजे बंद हो जाएगी, कृपया इस लिंक पर क्लिक करिए। कहीं ना कहीं आपको डराएंगे, धमकाएंगे और उसके तत्पश्चात आपको विवश करेंगे कि आप किसी लिंक को क्लिक करें, कोई गतिविधि करें जो नॉर्मली आप नहीं करेंगे, ठीक है, ताकि उसको आधार बनाते हुए आपको फ्रॉड कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है पवन साहब। हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़ रहे हैं, ललितेश कुशवाहा और मुदित गौड़ जुड़ रहे हैं हमारे साथ भरतपुर और अलवर से। मुदित के पास चलते हैं पहले। मुदित, अलवर में भी साइबर फ्रॉड के तमाम मामले अब सामने आ रहे हैं और हर रोज कई लोग अलवर में भी इसका शिकार हो रहे हैं। क्या कुछ अपडेट अलवर जिले से आपके पास है इन तमाम तरह के साइबर फ्रॉड्स को लेकर? जी बिल्कुल, पूरा जो मामला है ये सरकार के द्वारा भी हाल ही में एक ऑपरेशन चलाया गया है एंटीवायरस के नाम से, जो पूरे प्रदेश भर में चलाया जा रहा है। लेकिन जो अलवर और भरतपुर की अगर बात करें तो अलवर और भरतपुर जिला जो है ये मेवात से लगता हुआ क्षेत्र है, हरियाणा से लगता हुआ क्षेत्र है। यहाँ पर ये
कई गांव ऐसे जो हैं वो सक्रिय हैं, जो पूरा गांव ही माना जाता है कि पूरा गांव ही इन और साइबर ठगी में संलिप्त है। और इन्होंने जो तरीके अपनाए हुए हैं, पूर्व में ये तरीका जो सबसे मुख्य देखा जाता था कि OLX की ठगी इनके द्वारा की जाती थी। उसके बाद ये सेक्सटोशन पर पहुंचे और उसके बाद सेक्सटोशन के बाद अब एक नया तरीका इन्होंने आजमाना शुरू किया है, जिसमें अब ये उस व्यक्ति का डेटा निकालते हैं। उस डेटा के माध्यम से अब ये उस व्यक्ति को फोन करते हैं कि आपका बेटा गायब है, बिजली का बिल आपका बाकी है, उसके माध्यम से आप बिजली का बिल दे सकते हैं, या कुछ ऐप्स के जरिए अब ये जुड़ना शुरू हो चुके हैं। तो जो टेक्नोलॉजी है उसको कहीं ना कहीं और अपग्रेड इन्होंने कर दिया है। और जो परिवार है, जब वो सुनता है कि मेरे परिवार का कोई बच्चा अभी गायब है या इधर लापता है, जो स्कूल गया हुआ बच्चा है, उसके पास मोबाइल तो है नहीं, लेकिन उसके बारे में ऐसी जानकारी देते हैं कि वो तुरंत उनको पैसा देने को तैयार हो जाता है। या बिजली का बिल की बात करते हैं तो बिल में आपका कनेक्शन कटने वाला है, आप इमीडिएट पैसे जमा कराइए। तो इस तरह की नई तरीके इन्होंने आजमाए हैं, जबकि विभागों की ओर से किसी तरह का कोई इस तरह का मैसेज नहीं दिया जाता है। अभी हाल ही में जो भरतपुर और अलवर पुलिस द्वारा जो लगातार कार्रवाइयां की जा रही हैं, उनमें ये चीज सामने आई है। ये लोगों के अकाउंट्स में OTP देना, एक तमाम तरह के नए नए तरीके शेयर कराना इख्तियार किए जा रहे हैं, ताकि लोग जो जैसे जागरूक हो भी रहे हैं, तो जो तरीके लोगों को पता पड़ते हैं उससे भिन्न एक नया तरीका फिर सामने आता है। जब कोई शिकार होता है तब मालूम होता है। ललितेश, भरतपुर में भी इसी तरह के हालात हैं और कुछ जिले तो ऐसे हो गए जो कि अब इस तरह के फ्रॉड करने वाले लोगों का सेंटर बन गए, मतलब वहां के भी लोग अब इन तमाम चीजों में इन्वॉल्व हो गए। क्या खबर भरतपुर से है इस तरह के पूरे मामलों को लेकर? देखिए बिल्कुल राहुल, जो भरतपुर जिले का मेवा क्षेत्र है, जो सीकरी थाना है या गोपालगंज थाना है, जुलेरा थाना है, नगर थाना है, यहाँ के दर्जनों गांव ऐसे हैं। यहाँ पे देखा जाए युवाओं से लेकर के बुजुर्ग तक इस जो साइबर अपराध है इसमें जुड़े हुए हैं। और भोले जो कितने भी पढ़े लिखे लोग हों और ये जो अनपढ़ लोग होते हैं और जंगलों में कॉल सेंटर चलाते हैं, वहां बैठ करके आसानी से ये ऑनलाइन ठगी करते हैं। चाहे नकली सोने की ईंट बता कर ठगी करते हैं, और बिजली का बिल के नाम पर ठगी करते हैं, ATM लैब्स के नाम पर ठगी करते हैं, बैंक अकाउंट बंद होने के नाम पर ठगी करते हैं। तमाम तरह के इस तरह के ये जो ऑनलाइन ठगी जिस तरह से सबसे ज्यादा जो देखी जा रही है, वो अश्लील वीडियो फोटो बना करके भी ये ठगी कर रहे हैं। सबसे ज्यादा ये देखा जा रहा है ऑनलाइन ठगी का जो घर है वो बन चुका है। मेवा क्षेत्र में देखा जा रहा है लगातार वहां के जो लोग हैं वो महापंचायत कर रहे हैं, और आगामी 3 से 4 दिन में वहां एक बड़ी महापंचायत होने वाली है। और उसमें ये लोगों ने फैसला भी लिया है कि जो इस तरह के अपराध में शामिल है उसे 11,000 रुपए से लेकर के 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भी रखा गया है। और ये एक बड़ी बात है, ये ललितेश, ये एक बड़ी बात है कि समाज भी अब इसके प्रति जागरूक हो रहा है। और वो क्षेत्र खासतौर पर जैसे मेवात का आपने जिक्र किया, नूह मेवात एक वो हिस्सा है जो कि 3 राज्यों के बीच में, जिसका मतलब चौराहा आप उसे कह सकते हैं। उत्तर प्रदेश से उसकी सीमाएं मिलती हैं, हरियाणा और राजस्थान। तो मेवात के अंदर भी ये नेटवर्क बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में ललितेश, ये जो महापंचायत ऑर्गेनाइज की गई है, इससे इसका कितना असर अब दिखाई दे रहा है? क्या जो युवा हैं, क्या उन पर इसका असर दिखाई पड़ता हुआ दिख रहा है? देखिए बिल्कुल राहुल, जो महापंचायत हो रही है वहाँ लगभग जो ऑनलाइन ठगी के लिए जो गांव जाने जाते हैं वहाँ के सभी लोग शामिल हो रहे हैं। और एक कमेटी बनाई गई है प्रत्येक गांव में, जो मुख्य लोग हैं उनकी कमेटी बनाई गई है कि आपके गांव में अगर कोई भी इस तरह का अपराध करता है उसे आप समझाएंगे, अगर वो नहीं समझेगा तो उसे पुलिस के हवाले करेंगे और उसे दंडित करेंगे। जो ये महापंचायतें लगातार चल रही हैं तो इसका कहीं ना कहीं असर देखा जा रहा है। जो युवा इस अपराध में आगे बढ़ चुके हैं या ऑनलाइन ठगी कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अब इस निर्णय के बाद में उन लोगों को डर लग रहा है। जी ठीक है मुदित, क्या कुछ गिरफ्तारियां भी बीते दिनों में की गई है अलवर पुलिस द्वारा? जी बिल्कुल, अलवर पुलिस की अगर बात करें और भरतपुर पुलिस की अगर बात करें तो दोनों ही जिलों में लगातार पुलिस की जो कार्रवाई है वो सामने आ रही है। अलवर पुलिस की ओर से एक बड़ा नेटवर्क जो इसमें सजेस्ट किया गया था कुछ ऐप्स के माध्यम से या इनके टेक्निकल माध्यम से, जिसमें 10,000 सिम जो सस्पेक्टेड लगी थी पुलिस को, उन 10,000 सिमों को ब्लॉक कराया गया, EMI नंबर्स को ब्लॉक कराया गया। और भरतपुर में जो हालात हैं उनको देखते हुए लगातार भरतपुर की पुलिस भी उन गाँवों में दबिश दे रही है। कल भी
खो थाना में पुलिस ने 1,38,000 रुपए की नकदी के साथ आरोपियों को गिरफ्तार किया। तो अलवर पुलिस की ओर से भी उन गांवों को दबिश देने का प्रोग्राम जो है वो लगातार जारी है। लेकिन जो साइबर ठग है वो कहीं भी पीछे नहीं है। लेकिन जो पुलिस की कार्रवाई है वो अब कहीं ना कहीं बहुत बड़े लेवल पर नजर आने लगी है। पुलिस की जो कार्रवाई है वो अब पूरे गांवों को चिन्हित करके, उन लोगों को चिन्हित करके उन पर दबिश देने की कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। ठीक है, ठीक है। लेकिन अनिल सर, क्या केवल दबिश काम कर पाएगी इसमें? क्या केवल पुलिस का जो महकमा है, अगर वो अपना जैसे कहते हैं कि एक खौफ पैदा करना कानून का, क्या पुलिस के उस प्रयास से ही काम चल जाएगा, या फिर क्योंकि ये जो बात है यहाँ पर फिजिकल पावर की बात कम है और ज़रा टेक्निकल चीज़ें बहुत ज़्यादा इस तरह के फ्रॉड्स में इन्वॉल्व हैं, तो क्या पुलिस का जो एक जो रिवाज है, जो पारंपरिक तरीका है कानून का खौफ बैठाने का, वो कामयाब है इसमें, या फिर आपको लगता है कि पुलिस को भी कुछ नए इन्वेंशंस करने पड़ेंगे अपनी वर्किंग में? देखिए, पुलिस अकेला इसमें कुछ भी नहीं कर पाएगी। पुलिस जरूर है। मैं आपको सामने दो समस्याएं रखता हूँ। FIR आती है, कोई परिवादी आता है थाने के ऊपर कि ये लिंक आया है, तो आप ये आइडेंटिटी उसका देखते हैं, तो आइडेंटिटी गायब है, वो नकली है, वो फ्रॉड है, वो सब कुछ है। दूसरा, अगर सिम के बारे में पता करते हैं तो नकली सिम, नकली आधार, नकली उसके ऊपर बना के और ऑपरेट किया जाता है। फिर इसके बाद आगे चलते हैं एक स्टेप, तो जो सर्विस प्रोवाइडर, जो कंपनियां हैं, जो हमारे को कॉल डिटेल मांगते हैं, जिससे हम डेटा इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, तो वो 2-2, 3-3 दिन प्रोवाइड ही नहीं करा पाती है। तो हमारे सामने एक तो ये नकली सिम, नकली आइडेंटिटी की प्रॉब्लम आती है। दूसरा आती है कि सर्विस प्रोवाइडर टाइम पे हमारे को, जैसे संडे सैटरडे आ गया तो वो 3 दिन जाता है। तो मान के चलो हमारे सामने ये जो दिक्कतें हैं, ये पुलिस के द्वारा पैदा की गई दिक्कतें नहीं है, सर्विस प्रोवाइडर का भी तो जिम्मेदारी है। वो जो सिम दे रहा है वो कैसे उसको गलत है। मैं आपको ये मान के चलता हूं कि कोई भी अगर सिम सही है, सही एड्रेस है, सही आधार है, तो वो उससे अपराध नहीं होगा। ये नकली जितनी सिमें हैं उससे अपराध करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे हमारे सामने समस्या ये। दूसरा, IT एक्ट के अंदर थोड़ा मजबूती से सर्विस प्रोवाइडर्स के ऊपर क्यों नहीं जिम्मेदारी डाल के इनके ऊपर जो विदेशों के अंदर करोड़ों रुपया, अरबों रुपया इनके ऊपर एक फाइन जमा कराते हैं, तो अपना आप ये इस प्रकार की इस समस्या को रोकने की कोशिश करेंगे। जैसा कि अभी बताया थे दुग्गल साहब के, फिशिंग करते हैं। अरे भाई, फिशिंग करते हैं तो इसमें सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो अपराध कर रही है, लेकिन वो इतना इजी बना रही है कि आम आदमी उसके अंदर साइबर अपराध कर पाता है। तो ये हमारे सामने समस्याएं हैं, इनको अगर दूर करें। हाँ, दूसरा रहा पुलिस का, आपने पूछा है, हमें इस प्रकार के विशेष एक्सपर्ट्स को भर्ती करने की आवश्यकता है। हर थाने पे कम से कम एक विशेष एक्सपर्ट, जो IT का एक्सपर्ट हो, जो टेक्नोलॉजी को समझता हो, जो डंडा नहीं चलाता है, वो ऑफिस में बैठ के अपना काम कर सकता हो, उसकी भर्ती करनी चाहिए। दूसरा, हमारे यहाँ ट्रेनिंग, जो अभी ऑलरेडी अभी हमारे पास फोर्स है, उनको ट्रेंड किया जाए, उनको जरूर उनको एडवांस बताया जाए। हाँ, एक ये आम आदमी जो जैसे मोबाइल चलाता है, डेटा इकट्ठा करता है, डेटा फेसबुक चला लेता है, ये सब चला लेता है, हाँ। तो ये चलाना तो पुलिस को आता है, लेकिन अपराधियों का पीछे, अब आप देखिए कि वहाँ नकली सिम को कैसे वो आइडेंटिफाई करेगा, वो मिलेगा। बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंटर्स आप उठा रहे हैं सर। आपने शुरुआत में डिस्कशन की एक बड़ी बात विषय रखा था कि बैंक जो है वो अब कितना उस विश्वास पर उतर पा रहे हैं, जो पूरे देश की जो उनके तमाम कंज्यूमर्स हैं, जो कस्टमर्स हैं, वो जितना विश्वास बैंक पर करते हैं, उस पर कितना बैंक भी खरा उतर पा रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात इस डिस्कशन से ही निकल के आई है अनिल सर के माध्यम से कि जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जो कंपनीज हैं, जो जहां से ये पूरा नेटवर्क ऑपरेट होता है, उनको भी एक फॉलोअप रखना चाहिए, एक चेक रखना चाहिए उन तमाम सिम कार्ड्स के यूजर्स पर, या एटलीस्ट जो एक कंफर्मेशन है, जो फाइनल कंफर्मेशन होता है, वो जो प्रोसेस है उसको मजबूत किया जाए, ताकि सही एड्रेस से ही वो लिंक, वो जो सिम कार्ड का लिंक है वो बन सके, तब पुलिस के लिए भी आसानी होगी। मुदित, बहुत जल्दी से ये बताइए, अगली कोई पंचायत क्या आपके क्षेत्र में होनी है? क्या सामाजिक कोई पंचायत या पुलिस की तरफ से कोई अभियान के तहत कोई बड़ा काम होने वाला है जिसकी प्लानिंग हो रही है?
जी बिल्कुल, अलवर पुलिस की ओर से लगातार इस अभियान में अब सरपंच और जो स्थानीय जो ग्रामीण जिन गांवों को पुलिस ने चिन्हित किया हुआ है उन गांवों में अब ये पंचायत आयोजित की जा रही है और पुलिस के माध्यम से ही पुलिस के अधिकारी भी वहां मौजूद होंगे उस ठीक है, पंचायत में। मतलब पुलिस तो और इस बात को ग्रामीण लेकर मिल के करके ग्रामीणों से आश्वासन लेंगे कि कोशिश वो कर रहे किसी हैं कि ये जागरूकता भी आए और जो लोग उसमें अब शक जिन पे हो रहा है उनको पकड़ने में ग्रामीण भी मदद करने का प्रयास करेंगे। ललितेश, आखिरी सवाल आपसे ले रहा हूं, क्या कुछ अभी आगे भरतपुर में तैयारी है प्रशासन की, साइबर टीम की, इन तमाम चीजों को रोकने के लिए? बिल्कुल राहुल, जो भरतपुर पुलिस है रेंज की या डीग जो मेवात क्षेत्र में आता है, वहां की पुलिस लगातार एंटी वायरस के तहत साइबर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। और अब पुलिस को ये सबसे अच्छा फायदा है कि पहले जब पुलिस कार्रवाई करती थी तो गांव के लोग पुलिस पर हमला करते थे, अब सहयोग कर रहे हैं, ठीक कह रहे हैं आप। लेकिन ललितेश, ये जो अभियान है एंटीवायरस का, ये कितने दिन के लिए प्लान किया है प्रशासन ने? क्या 1 महीना चलेगा, 15 दिन चलेगा? बिल्कुल राहुल, देखिए अभी इस तरह का तो इन्होंने नहीं बताया है, लेकिन जैसा कि भरतपुर रेंज के जो आईजी हैं राहुल प्रकाश, उन्होंने कहा है कि ये जब तक साइबर अपराध पर पूरी तरह से अंकुश नहीं लग जाएगा इस अभियान को ये चलाएंगे। चलिए, ये तो उम्मीद हम करेंगे सभी की, ये जो बात उन्होंने कही है इस पर टीम खरी भी उतरे। फिलहाल ललितेश, शुक्रिया आपका, मुद्दत आपका भी शुक्रिया। अनिल कुमार गोठवाल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप आरपीएस अधिकारी रहे, एडिशनल डीसीपी भी आप रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े।